दोस्तों, यह बिहार का चुनावी साल चल रहा है और इस समय बिहार से बढ़कर एक कहानियां बाहर निकल रही है, क्योंकि यही वो समय है जब आप सत्ताधीशों को उनके अतीत की याद दिलाते हैं और उन्हें यह भी बताते हैं कि वो आपके लिए क्या क्या किए हैं। इसी सिलसिले में आज जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं वो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई है और इस कहानी के केंद्र में है सिवान के दिवंगत बाहुबली माफिया और नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन। 90 के दशक में एक निर्दलीय विधायक के हैसियत से राजनीति में आने वाले शहाबुद्दीन कैसे लालू प्रसाद यादव से जुड़े और फिर किस तरह वह धीरे धीरे लालू के लाडले बनते चले गए। कैसे शहाबुद्दीन ताउम्र लालू के लिए वफादार रहे और कैसे लालू यादव ने उसे हमेशा ही एक पॉलिटिकल गुंडा से ज्यादा कुछ नहीं माना। फिर जब साल 2021 में शहाबुद्दीन की मौत हुई तो कैसे लालू परिवार और उसके राष्ट्रीय जनता दल ने शहाबुद्दीन के परिवार से किनारा कर लिया और अब उसी के भरोसे एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सिवान की राजनीति को साधना चाहते हैं। क्यों बिहार में सत्ता के अपराधीकरण का श्रेय लालू प्रसाद यादव को दिया जाता है और कैसे इसके केंद्र में शहाबुद्दीन को रखा गया, आइए आपको बताते हैं सिवान के पॉलिटिक्स की एक दिलचस्प कहानी आज की इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ था कि 60 और 70 के दशक में राजनेता लोग चुनाव जीतने के लिए अपराधियों का सहारा लेने लगे थे और इन अपराधियों का काम होता था अपने नेताओं के लिए बूथ लूटना। इस दौरान नेता सब कई अपराधियों को हायर करते और उसे निर्देश देते कि तुमको इन 10 गांवों के बूथ को लूटना है। कुछ इस तरह से नेता लोग जीतने लगे और बूथ कैप्चरिंग का ट्रेंड सामने आया। लेकिन फिर 80 के दशक के आखिर में जब चुनाव हुए तो यही अपराधी सब अपने आप को नेताओं के लिए बूथ लूटने के बजाय खुद ही चुनाव में खड़े होने लगे और अपने लिए वोट जुटाने लगे। इन अपराधियों का खौफ उस एरिया में कुछ ऐसा हो गया था कि इन्हें चुनाव लड़ने और जीतने के लिए किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं होती थी, बल्कि ये निर्दलीय ही लड़ते और जीतते थे। यह ट्रेंड बिहार में सालों तक चलता रहा, क्योंकि साल 1990 में 30 निर्दलीय विधायक जीते थे, 1995 में 11, साल 2000 में 20 और साल 2005 के फरवरी में हुए चुनाव में कुल 17 निर्दलीय विधायक जीते थे। इसके बाद यह ट्रेंड घटता गया। अब इसी से आप अपराधियों के खादी पहनने का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन शहाबुद्दीन का उदय बिहार की राजनीति में बूथ कैप्चरिंग से तो नहीं मगर कुछ इसी तरह हुआ था। शहाबुद्दीन बिहार के सिवान जिले के प्रतापपुर का रहने वाला था और 80 के दशक के आखिरी सालों में वहां पर नक्सलियों का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। ये नक्सली उसी गांव के जमींदार ठाकुरों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे और इसी जमीन को छुड़ाने के लिए ठाकुर लोग शहाबुद्दीन का सहारा लिया, क्योंकि वह मारपीट में आगे रहता था। शहाबुद्दीन जब ठाकुरों और राजपूतों की जमीन को नक्सलियों से छुड़ाया तो उन्हें खूब वाहवाही मिली और अब ठाकुर राजपूत भी शहाबुद्दीन को अपना समझने लगे। इसी बीच शहाबुद्दीन को राजनीति में आना था, लेकिन उसे किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला, जिसके बाद वह 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीरादेई विधानसभा सीट से निर्दलीय ही खड़ा हो गया और ठाकुर राजपूत के साथ उसे मुसलमानों का भी खूब समर्थन मिला, जिसके बाद वह आसानी से चुनाव जीतकर पहली बार बिहार विधानसभा में पहुंचे। इस समय बिहार की राजनीति में सिर्फ एक ही चेहरा था जो छाया हुआ था और वो चेहरा था लालू प्रसाद यादव का, जो इस समय बिहार के मुख्यमंत्री भी थे। लालू प्रसाद यादव को शहाबुद्दीन में एक पोटेंशियल दिखी कि यह मेरे काम आ सकता है। इसके बाद शहाबुद्दीन सीधे तौर पर लालू यादव से जुड़ गए। अब यहां से क्या होता है कि शहाबुद्दीन क्योंकि आपराधिक बैकग्राउंड से राजनीति में आया था और इस काम का रुतबा उसे समझ में आ गया था, इसीलिए अब अपराध तो उससे छूटने वाला था नहीं। ऊपर से अब वह खुद एक विधायक था और उसके ऊपर राज्य के मुख्यमंत्री
का सीधा हाथ था। तो यहीं से अब शहाबुद्दीन के पावर का उदय होना शुरू होता है। फिर साल 1995 में वह लालू के सह पर जनता दल में शामिल हुए और जीरादेई विधानसभा सीट से दोबारा चुनकर विधायक बने। अब यहां से क्या हो रहा था कि शहाबुद्दीन की नजर पूरे सिवान पर थी और उसे बस एक विधानसभा सीट जीरादेई में सिमट कर रहना पड़ रहा था। इसीलिए लालू यादव ने उसे जनता दल से ही साल 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में सिवान से टिकट दे दिया और अब वह चुनाव जीतकर पहली बार संसद में पहुंच गए। अब शहाबुद्दीन के कब्जे में पूरा सिवान आ चुका था। शहाबुद्दीन इसके बाद कभी नहीं रुके और लगातार एक के बाद एक अपराधों को अंजाम देता गया। इस दौरान पूरे सिवान में उसके खिलाफ उठने वाले हर एक आवाज को सख्ती से दबाया गया। शहाबुद्दीन के नाम दर्जनों अपराध दर्ज हुए, जिसमें हत्या की कोशिश, रंगदारी और अपहरण जैसे मामले शामिल थे। सिवान में पोस्टेड हर एक सरकारी अधिकारी को सरकार का नहीं बल्कि शहाबुद्दीन का हुक्म मानना होता था और नहीं मानने पर या तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता या फिर उसका ट्रांसफर, क्योंकि सिवान का राजा शहाबुद्दीन खुद था और पटना में उसके आका लालू प्रसाद यादव बैठे थे। लालू प्रसाद यादव को शहाबुद्दीन के हर एक एक्टिविटी के बारे में जानकारी होती थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कभी भी शहाबुद्दीन पर लगाम नहीं लगाया, यहां तक कि उसका समर्थन ही किया और इसी वजह से शहाबुद्दीन सालों तक सिवान में अपना साम्राज्य बनाए रखा। इसके बाद समय का पहिया घूमा और साल 2005 में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री बने और शहाबुद्दीन भी सिवान के सत्ता से बाहर हो गया, क्योंकि साल 2005 से ही शहाबुद्दीन के ऊपर कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ, जिसके बाद उसे तेजाब कांड और कई अन्य मामले में जेल हुई और अदालत ने उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया। बाद में यहां से लालू यादव की आरजेडी ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को टिकट देना शुरू किया, लेकिन वो कभी जीत नहीं सकी। फिर लालू यादव भी चारा घोटाला में फंसे और उन्हें भी जेल हुई और अब आरजेडी की कमान उसके बेटे तेजस्वी यादव के हाथों में आ गई। तेजस्वी यादव के आरजेडी के कमान संभालते ही वह खुद को अपने पिता के घोटालेबाज और जंगल राज सरकार से इतर छवि बनाना चाह रहे थे और इसीलिए वह खुद को शहाबुद्दीन परिवार से अलग कर लिया। इसके बाद जब साल 2021 में शहाबुद्दीन की मौत हुई तो तेजस्वी यादव ने इसके ऊपर एक ट्वीट के अलावा ज्यादा कुछ नहीं किया और साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का टिकट भी काट दिया, जिसके बाद वह निर्दलीय लड़ी और जेडीयू के विजय लक्ष्मी कुशवाहा से हार गई। दोस्तों, इसी के बाद लालू परिवार और शहाबुद्दीन परिवार में मनमुटाव की बात खुलकर सामने आया था। कहने वालों ने तो यहां तक कह दिया कि शहाबुद्दीन से लालू का राजनीतिक समझौता वाला रिश्ता रहा। इसमें संबंधों के दौरान पैदा होने वाली भावनात्मक और संवेदनात्मक लगाव वाली कोई बात नहीं थी। शहाबुद्दीन राजनीति की रपटेली राहों में लगे वो पत्थर रहे जिन्हें सियासत ने अपने वक्त के हिसाब से इस्तेमाल किया था। जब राजद को इस बात का एहसास हुआ कि अल्पसंख्यक समुदाय में कहीं विपरीत संदेश न चला जाए, उसके बाद पार्टी की ओर से डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हुई और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव सिवान पहुंचे। हालांकि सियासी जानकारों की माने तो तेज प्रताप यादव का सिवान पहुंचना शहाबुद्दीन के परिवार को एक रस्म अदायगी मात्र लगी। शहाबुद्दीन के समर्थक लालू यादव के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, लालू नहीं तो कम से कम तेजस्वी यादव के आगमन का उन्हें इंतजार था। खैर, यह बात आई गई हो गई, लेकिन जब साल 2022 में गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव की गहमा गहमी शुरू हुई तो कयास लगाए गए कि शहाबुद्दीन का कुनबा एक्टिव होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ और शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और बेटे ओसामा पूरी तरह खामोश ही रहे। इसके पीछे की एक वजह यह भी बताई गई कि शहाबुद्दीन का परिवार अब अपना राजनीतिक वजूद खो चुका है। लेकिन तेजस्वी यादव को साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही यह एहसास हो गया कि शहाबुद्दीन कहीं ना कहीं मुसलमानों के वोट बैंक की एक बड़ी वजह हो सकती है।
इसीलिए मई 2024 में लोकसभा चुनाव परिणाम के 4 महीने बाद ही 27 अक्टूबर 2024 को हिना शहाब और उसके बेटे ओसामा शहाब को आरजेडी में वापस शामिल करवा लिया। और अब हालात ऐसे हैं कि एक समय में खुद को अपराधियों से दूर रहने की छवि बनाने की चाहत रखने वाले तेजस्वी यादव भरे मंच से शहाबुद्दीन जी अमर रहे का नारा लगा रहे हैं। शहाबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे, शहाबुद्दीन जी अमर रहे, तस्लीमुद्दीन जी अमर रहे। यानी कि राजनीतिक मजबूरी लालू परिवार को एक बार फिर से वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वह दूर जाना चाहते थे। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान कभी अपने फितरत से बाहर नहीं निकल सकता है, हालात चाहे जो हो जाए। तो दोस्तों, यही थी लालू परिवार और शहाबुद्दीन परिवार की दोस्ती से दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी। उम्मीद है आप इस कहानी से सत्ता के अपराधीकरण के बारे में भी जान गए होंगे। बाकी इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए कहानी के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।